अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स पढ़ चुके हैं। आज हम इनके पढ़ेंगे सोर्सेज कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किन से मिलके बनता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सबसे मेन उसका सैलिएंट फीचर था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये अनरिटन होता है, यानी कि अनकोडिफाइड होता है। इसीलिए इसकी सोर्सेज भी हैं। अब जैसे कि हम अपने आइन की बात की जाए, अगर पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री के, तो उनका सोर्स क्या होता है कि पार्लियामेंट से पास होता है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट की सूरत में हमारे पास होता है, वो पार्लियामेंट से पास होता है, उसका सोर्स सिर्फ एक पार्लियामेंट होती है। ठीक है। जबकि अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमें पता है कि ये अनरिटन है और अनकोडिफाइड है, तो ये जो है इसकी सोर्सेज हैं अलहदा अलहदा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की सूरत में नहीं है। इसके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट कन्वेंशंस और डिफरेंट कस्टम्स की सब मिलकर इसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाती हैं। इसीलिए जब हम इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को एक बनाती हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री के एक लॉ होता है, जैसे कि हम जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और वो सुप्रीम लॉ होता है, और उसके अंडर में दूसरे लॉज आते हैं जिन्हें सबऑर्डिनेट लॉज कहा जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो सुप्रीम भी नहीं कह सकते उसे, और ना ही तो उसके अंडर में कुछ लॉज आते हैं, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट लॉज जो पार्लियामेंट से पास होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा होते हैं। इस तरह इसका पहला जो सोर्स है वो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स भी कहा जाता है। यानी कि जो क्राउन है सिटीजन के साथ या उसने किसी भी कंट्री के साथ जो स्टार्टिंग में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स बनाए या कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स बनाए या कोई भी अकॉर्ड्स किए, वो सब भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जिसमें सबसे पहले है मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 में पास हुआ, और इसे द ग्रेट चार्टर कहते हैं, क्योंकि मैग्ना मीन्स ग्रेट एंड कार्टा मीन्स चार्टर। इसमें जो तमाम पावर्स क्राउन के पास थी और क्राउन को के विल पर जो भी सारे काम होते थे उन्हें रिलीफ दिया गया सिटीजन्स को, और सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए। इसलिए मैग्ना कार्टा को द फर्स्ट ग्रेट पब्लिक एक्ट ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल्स को जो सिटीजन्स थे उन्हें राइट्स दिए गए थे। और इसे वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 1215 में, कि ब्रिटिशर्स ने ये सबसे पहले पास किया। इससे पहले किसी भी मुल्क ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था। वैसे एज ए मुस्लिम हमारा ये मानना है कि हम जो द चार्टर ऑफ मदीना है उसे फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन सब यहाँ पर जो ब्रिटिश का ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट मैग्ना कार्टा को कहा जाता है कि ये फ़र्स्ट वर्ल्ड का फ़र्स्ट जो है वो चार्टर है। ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन हिस्सा हैं। जैसे कि इसमें पेटिशन ऑफ राइट्स है, पेटिशन ऑफ राइट्स जो कि 1628 में हुआ, और इसमें ये कहा गया था कि इंग्लैंड में कोई भी जो सिटीजन्स हैं वो टैक्सेस नहीं पे करेंगे अगर पार्लियामेंट उन्हें नहीं कहती तो। मतलब कि जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें सिटीजन्स को बहुत सारी पावर्स दी गई और राइट्स दिए गए, और जो बहुत ज़्यादा विल पर काम होता था सारा क्राउन के और क्राउन की मर्ज़ी से काम होता था, उन सबको कम किया गया। मतलब कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो कम कर दी गई और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। इसी तरह बिल ऑफ राइट्स बनाया गया, जिसमें इंडिविजुअल्स को राइट्स दिए गए सारे सिटीजन्स के, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया, जिसमें यह था कि जो ब्रिटिश थ्रोन में सक्सेशन होती है, लॉ ऑफ सक्सेशन चलता है, वो किस किस तरह होगा उसके रूल्स बताए गए। और साथ फिर इस तरह के बहुत सारे हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ यूनियन विद स्कॉटलैंड। अब जो ब्रिटिश है वो 4 से मिलके बना है, वेल्स से, इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से और आयरलैंड से। तो स्कॉटलैंड के साथ जो यूनियन के लिए जो भी इन्होंने अपने एक कॉमन गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है ना, तो उसके हिसाब से जो भी उनके रूल्स और प्रोविजंस होंगे वो बताए गए इसमें। इस तरह से बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा हैं और मेन हिस्सा हैं, और जो अभी तक चलते आ रहे हैं, क्योंकि हमने इनके साइलेंट फीचर्स में पढ़ा था कि इसमें एवोल्यूशनरी ग्रोथ होती है। यानी कि जो 12 से 15 में जैसे कि अभी मैग्ना कार्टा बना था वो आज तक इंग्लैंड में एप्लीकेबल है। तो इट मीन्स ये ऑर्गेनिक नेचर का है, ये एवोल्यूशनरी नेचर का है। इसके बाद सेकंड जो उसकी मेन सोर्स है वो ये है कि ये स्टैट्यूटरी लॉ है। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये अनरिटन है। अनरिटन है दैट मीन्स हमने पढ़ा कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं लेकिन स्टैट्यूटरी लॉज भी हैं, तो फिर ये अनरिटन कैसे हुआ? मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो रिटन फॉर्म में है ना,
इस तरह जो स्टैच्यूट लॉ है, स्टैच्यूट लॉज वो होते हैं जो एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट होते हैं, उन्हें स्टैच्यूटरी लॉज कहा जाता है। और इंग्लैंड में ये भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो रिटन है। तो इससे हम ये कह सकते हैं, वैसे अगर जनरली कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली रिटन है और पार्शनली नो रिटन है। मतलब आधा जो है वो रिटन तो है और आधा नहीं है। किस तरह रिटन है वो इसी तरह की हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, साथ साथ उसमें स्टैट्यूट लॉज भी उसके पार्ट हैं। जैसे कि पार्लियामेंट एक्ट 1911 का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ह्यूमन राइट्स का एक एक्ट 1998 में बनाया उन्होंने, वो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इस तरह रिफॉर्म्स एक्ट बनाया या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दिया था उन्होंने हमें 1947 में, वो भी उनके स्टैट्यूट का लॉ है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्सा है। दैट मीन्स कि जो हमने पढ़ा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, वो पार्शली रिटन है लेकिन पार्शली अनरिटन है। इसी तरह थर्ड में इसका जो मेन एक सोर्स है वो है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ को जजमेंट लॉज भी कहा जाता है, ऐसे लॉज जो जजेस ने बनाए। अच्छा, कॉमन लॉ जो है वो दो चीज़ों से बनता है। जैसे उस टाइम पर जब बिल्कुल जो जजेस थे वो किस तरह लॉ बनाते थे, वो ऐसे बनता था कि जो उस टाइम पे कस्टम होता था किसी केस किसी एरिया में, जो भी उनकी किस कस्टम कहते हैं, प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल, जो लोग प्रैक्टिस करते थे, उनका जो ट्रेडिशंस चलते थे, उसको देखते हुए और साथ साथ जो रॉयल प्रेरोगेटिव्स होते हैं जिन्हें क्राउन प्रेरोगेटिव्स भी कहा जाता है, उनको देखते हुए, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए जो जजेस लॉ बनाते थे उन्हें कॉमन लॉ कहा जाता था। मतलब कस्टम्स को और रॉयल प्रेरोगेटिव्स को। क्योंकि जो जज है किसी भी मसले पर अगर फैसला देता था तो वो भी तो किसी न किसी बेस पर देता होगा, यानी कि कोई तो बेस होगी जिस पर वो लॉ बनाता है या अपना फैसला देता है। जैसे हमारे यहाँ भी जजेस फैसला देते हैं तो वो किसी न किसी लॉ को देख कर ही देते हैं ना। तो इस तरह वहाँ पर जो कॉमन लॉ था वो ये था कि जज जब किसी मसले पर फैसला देता था तो वो ये देखता था कि इस एरिया का प्रैक्टिस क्या है, सर्कमस्टांसिस क्या है, और साथ साथ जो रॉयल प्रेरोगेटिव्स हैं उन पर अमल करते हुए जज फैसला देता था, और जो उसने फिर फैसला दे दिया वो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता था। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं और स्टैच्यूटरी लॉज और कॉमन लॉज जो हैं वो रिटन पार्ट होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के। अब जो अनरिटन है वो कन्वेंशन, और कन्वेंशन सबसे मेन है। कन्वेंशंस उन कस्टम्स को कहा जाता है, ये भी एक तरह से कस्टम्स ही होते हैं, रिवायात वगैरह, लेकिन ये वो कस्टम्स होती हैं जो किसी स्टेट के हेड जो होते हैं वो काम करें, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स जो कोई भी अग्रीमेंट्स करें, कुछ अकॉर्ड्स करें, उन्हें कन्वेंशंस कहा जाता है, और उनका कंडक्ट और बिहेवियर। ठीक है, जबकि कस्टम क्या होता है, वो जनरली पीपल का जो भी उनकी बिहेवियर और कंडक्ट होता है और उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं वो कस्टम होती हैं। जबकि कन्वेंशंस क्या हैं, वो भी कस्टम्स ही हैं, कंडक्ट और बिहेवियर और प्रैक्टिसेस ही हैं, बट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स की हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस तरह से सोर्स है, ये इस तरह से कि वो काम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया लेकिन फिर भी होता आ रहा है वो कन्वेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कि जो मोनार्क है उस पर लाजिम है कि वो रॉयल एसेंट दे, जो भी एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ये कन्वेंशन चलता आ रहा है तो ये होगा। सेकेंडली, जो प्राइम मिनिस्टर है उधर यूके में वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन से ही बनेगा। ये बात कहीं लिखी नहीं गई लेकिन फिर भी ये होता है क्योंकि ये कन्वेंशन का हिस्सा है जो लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है, इन्हें कन्वेंशंस कहते हैं। इसके बाद फिफ्थ में है प्रेरोगेटिव्स ऑफ क्राउन। ये भी सोर्स ऑफ यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये प्रेरोगेटिव्स वो हैं जो क्राउन के पास कुछ ऐसे स्पेशल और एग्जीक्यूटिव्स की एक एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं, जिनमें से अब तो उनके पास ये पावर्स नहीं है जो पहले होती थी। उनके जो प्रेरोगेटिव्स थे अब उनके पास कम है, लेकिन कुछ हैं, जैसे कि वो वार अगर डिक्लेयर कर दे कभी एमरजेंसी में तो वो इस तरह कर सकता है, या ऑनर्स देते हैं। जैसे हमारे पास अभी प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं कि वो कुछ सेरेमोनियल जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो वाली सर्विसेज जो है वो देता है। इस तरह ही जो क्राउन के पास अब प्रेरोगेटिव्स पावर है और नहीं है, या जो पार्डन ग्रांट कर दे इस तरह की। ठीक है, सिक्सली जो है वो जुडिशल डिसीजंस हैं इसके सोर्स, के जो जुडिशल डिसीजंस होते हैं वो भी इसके सोर्स है। जैसे हमने पढ़ा कि कॉमन लॉ में जजमेंट लॉज होते थे,
जजमेंट लॉज क्या, जो कस्टम्स और रॉयल प्रेरोगेटिव्स को देख के बनाए जाते थे, और उस टाइम पे जो भी कस्टम चल रहा होता, प्रैक्टिस होती थी, उनको देख के जो फैसले सुनाए जाते थे वो कॉमन लॉ होते थे। और इसी तरह फिर उनको देख कर ही जो जो जज डिसीजंस देते थे, जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो भी इसके हिस्सा बन जाते हैं। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्सा बन जाते हैं प्रेसिडेंट्स वगैरह भी जजेस के। अब उसमें कुछ वो इम्पोजिशंस भी लगाते हैं कि कौन कौन सी सोर्सेज होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी, अल्टर करते हैं एक तरह से, तो वो भी जुडिशल डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनते हैं। लास्ट में ये 7th है कि ज्यूरिस्टिक राइटिंग भी इनका हिस्सा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। कि अगर किसी ज्यूरिस्ट ने, ज्यूरिस्ट कौन होते हैं, जो लॉ नोयर्स होते हैं, जो लॉ जानते हैं, उन्होंने कोई अच्छी बात बताई या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कुछ बात लिखी, जैसे कि डिके ने एक बुक लिखी थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ये मानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इस तरह से बहुत सारे जो ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने जो भी बात है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या इनकी लॉ मेकिंग के रिलेटेड, उनमें कोई भी आ सकता है, अभी लास्ट की, या जो उनका ऑस्टिन है, डिके है, वो कुछ भी थ्योरीज देते हैं, तो वो सब क्या है, ये कहते हैं कि वो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स हैं। इस तरह से एक और सोर्स भी होती थी पहले, जब ब्रिटिश जो है ये यूके जब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, तब इनकी जो यूरोपियन लॉज थे वो भी इनकी सोर्स होती थी, क्योंकि जब ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था तो जो यूरोपियन यूनियन अपने लॉज बनाती थी वो भी इनकी सोर्स थी। लेकिन जब से यूके यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो गया तब से वो भी उनकी सोर्स नहीं है। और साथ साथ इनकी एक सोर्स ये भी है कि जो यूके में 4 हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, इन 4 कंपोनेंट्स में है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, ये सब भी डेलीगेटेड पावर्स हैं ना इनके पास होती हैं, क्योंकि यूनिटरी जो है वो गवर्नमेंट है, यानी कि जो वन गवर्नमेंट होती है इधर। तो जो डेलीगेटेड पावर्स के तहत ये अपने रूल्स बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बनाते हैं। अगर स्कॉटलैंड अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बनाता है, या वेल्स या इंग्लैंड, ये सब भी सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कहलाई जाती हैं। तो ये सब थे सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।